रैंडम वेरिएबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, रैंडम वेरिएबल के कौन कौन से टाइप्स हैं, देन हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद टाइप्स में हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, देन एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स, देन मोड ऑफ अ रैंडम वेरिएबल and median of a random variable, further expectation of a discrete random variable and expectation of a continuous random variable, then variance of a random variable and mean deviation about mean deviation about mean of a random variable, right? Then skewness and kurtosis of a random variable. So हमें ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं बेसिकली इस चैप्टर में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी को समझेंगे कि इन सबका मतलब क्या होता है, जितनी भी ये टर्म्स हमने लिखी है इन सबका मीनिंग क्या होता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देन इसके सब्सिक्वेंटली वीडियोस में हम इनके न्यूमेरिकल्स पार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रैंडम वेरिएबल से हम क्या समझते हैं। सो रैंडम वेरिएबल हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन होता है दैट इज कैपिटल एक्स, एक फंक्शन होगा जो आपके पास सैंपल स्पेस से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे जा रहे हैं। तो एस आपके पास सैंपल स्पेस है, आर आपके पास रियल नंबर है। एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि एक्स मान ले, सबसे पहले कोई एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं कि आपने कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन्स को टॉस किया। तो दो कॉइन्स को टॉस करने के बाद जो आपके पास सैंपल स्पेस आया वो आपके पास आया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो ये सैंपल स्पेस बनने के बाद फर्दर हमने क्या किया, एक एक्स एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया दैट इज नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स ये हमने डिफाइन किया। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब ये जो फंक्शन है ये हमने रियल नंबर्स पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। नहीं, ये जो फंक्शन है ये हमने अप्लाई किया। तो हेड हेड कितनी बार आ रही है, 2 टाइम्स, हेड टेल और टेल हेड कितनी बार आ रही है, 1 टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ हेड्स इसमें कितनी है, 1 है, इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितनी है, 1 है। टेल टेल इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितनी है, 0 है, राइट। सो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल हुआ जो सैंपल स्पेस से रियल नंबर्स पे अप्रोच हुआ। आपको हमेशा याद रखना है कि जो रैंडम वेरिएबल होगा वो एक फंक्शन होगा, ना कि कोई वेरिएबल होगा। अब उसके बाद अगर हम डिस्कस करें, अगर कैपिटल एक्स, जैसे इस केस में कैपिटल एक्स ने ये कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ली थी जैसे 0 1 2 3, ठीक है। तो कैपिटल एक्स जो डिस्क्रीट या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहा है तो उस टाइप के रैंडम वेरिएबल को हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो टाइप में अगर हम फर्दर मूव करें तो टाइप में हमारे पास सबसे पहले होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। समझना इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रीट का मतलब होता है, जो इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है सेपरेट, मतलब कि अलग अलग, पृथक या फिर सेपरेट। अगर कोई रैंडम वेरिएबल काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज को ले रहा है, काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहे हैं, देन वी से दैट रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, राइट। तो यहीं से हमारे पास कॉन्टिन्यूस की भी डेफिनेशन जनरेट होगी। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि वो कॉन्टिन्यूटी में बिना किसी ब्रेक के वैल्यूज को ले रहा है। तो जैसे एक इंटरवल के बीच में होती है ना वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बोला 1 से 2 के बीच में सारी वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहे हैं तो वो आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। सो एनी रैंडम वेरिएबल विच टेक्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज इज नोन टू बी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इस बात का मतलब क्या है कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज का, जैसे यहाँ पे जो आपके पास ये हेड हेड था, हेड टेल था, टेल हेड था, ये काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहे थे, ठीक है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे अगर हम कोई ऐसा रैंडम वेरिएबल क्रिएट करें कि जो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले, तो उस केस में हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। देन वी मूव टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमने प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट की है। सो प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किए, जैसे कैपिटल एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, अगर मान लेते हैं कि ये x1 x2 x3 x4, वैसे तो ये अप टू n वैल्यूज लेगा पर हमने समझने के पर्पस से इसे 4 तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस रैंडम वेरिएबल कैपिटल x की। सो मान लेते हैं वो p1 p2 p3 p4 है, राइट। सो उसके बाद और एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका सम जो समीशन पी आईज है वो सबका सम 1 होना चाहिए और पी आईज आपके पास ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस चीज को हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहला टास्क है एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करना। हमने 2 कॉइन्स को टॉस कर दिया, अब रैंडम वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया वो मान लिया कि नंबर ऑफ हेड्स है, नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते थे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। सो जो कैपिटल एक्स है वो वैल्यूज क्या ले रहा है, 0 1 या 2, या तो 0 नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं या आपके पास 1 नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं या 2 नंबर ऑफ हेड्स। सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x कि 0 नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये 0 नंबर ऑफ हेड्स है, ये 1 केस है, तो टोटल 4 केसेज है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। 1 नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमारे पास 2 केसेज है, एक हेड आने के, तो इसलिए हमने डिफाइन किया 2/4। देन 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो 2 हेड्स आने वाला सिर्फ एक केस है इन 4 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/4। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है वो सारी 0 या उससे बड़ी है,
और देन समीशन पी आई दैट इज 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। ये किसके इक्वल है? ये 1 के इक्वल है। तो इन सबका सम किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। देन हम समझते हैं पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, अगर एक्स आपके पास कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। हमें इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की किसी एक्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी पर्टिकुलर एक्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन होगा। ठीक है, मतलब कि अगर इसे लिखें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, देन उस फंक्शन को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, राइट। सो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? ये जो फंक्शन है इसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सिमिलरली हमारे पास होते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इस केस में डिफरेंस क्या होगा? अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो उस केस में आपके पास अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में, और उसके लिए आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल गिवन है और हमें उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फंक्शन दिया हुआ है। जैसे हमारे पास यहाँ पे इस केस में 0x ये वैल्यू ले रहा था 0, तो दैट इज अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कोई फंक्शन मिल जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर ये चीज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में हो, मतलब कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रैंडम वेरिएबल की ओवर ए टू बी, तो उस केस में जो फंक्शन होता है उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसमें जो एफ ऑफ एक्स है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। किसी भी एफ ऑफ एक्स को पीएमएफ होने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। दो कंडीशन है बेसिक सी। तो वो दोनों कंडीशन क्या है कि सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आपके पास 0 से बड़ा होना चाहिए, देन समीशन एफ ऑफ एक्स ये आपके पास 1 के इक्वल होना चाहिए, और जो एक्स बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग करेगा? स्पेक्ट्रम से, जो भी वो वैल्यूज ले रहा है जितनी भी। तो ठीक है, ये चीज आपके पास इसके लिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। अगर हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए बात करें तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में क्या होगा? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली एफ ऑफ एक्स आपके पास ना प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो 0 या उससे बड़ी ही हो सकती है। देन इसका होल इंटीग्रल -∞ टू ∞ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। पीएमएफ का मतलब डिस्क्रीट के साथ जुड़ा हुआ है, उस केस में हम समीशन करते हैं पीडीएफ डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड वर्ड है, और इस केस में हम इंटीग्रल करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या इसे हम सीडीएफ भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब होता है एक साथ करना। हम सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक्सपेरिमेंट है, दो कॉइन्स को टॉस करने वाला, दो कॉइन्स को टॉस करने वाला, राइट। सैंपल स्पेस आपके पास क्या हो जाएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। सैंपल स्पेस ये हो गया आपके पास। जो कैपिटल एक्स है वो वैल्यूज क्या ले रहा है? 0, 1 या 2। जो कैपिटल एक्स है वो हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स की कितनी आ गई? 1/4, 1/2 एंड 1/4। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होगा? हमने एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया सच दैट प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। तो मतलब समझते हैं इसका, मुझे अगर एक्स की वैल्यू 0 या उससे छोटी है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर नंबर ऑफ हेड्स 0 या उससे कम है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ हेड्स 1 या उससे कम है, नंबर ऑफ हेड्स आपके पास 1 या उससे कम है, मतलब अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, तो x आपके पास क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। अगर नंबर ऑफ हेड्स आपके पास लेस देन और इक्वल टू 1 है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक तो आपके पास 0 वाली प्रोबेबिलिटी ऐड होगी, एक 1 वाली प्रोबेबिलिटी ऐड होगी, तो इस केस में आपके पास बनेगा 1/4 प्लस 1/2 दैट इज 3/4। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास बन रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर x लेस देन इक्वल टू 2 है तो उस केस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब कि नंबर ऑफ हेड्स आपके पास 2 या 2 से कम है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास नंबर ऑफ हेड्स 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी दैट इज इक्वल टू 1। तो इसमें बेसिकली ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। सो हमने क्या किया? 1/4 एज इट इज लिखा, इन दोनों का जब सम किया तो ये वाली टर्म आई, और इन तीनों का जब सम किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आई। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपके पास कि x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, अगर x की वैल्यू 4 से छोटी होगी, x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, तो इन सब केसेस में आपके पास आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है, क्योंकि मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि नंबर ऑफ हेड्स 4 से कम होने चाहिए, तो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 बनेगी आपके पास। सो लास्ट में हम यहाँ पे इसमें एड ऑन करते होते हैं कि अगर x की वैल्यू आप 2 से बड़ी कुछ भी ले लीजिए, उस केस में भी आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आपको एक आइडिया रखना है, इसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटीज ऐड ऑन होती जाएंगी। देन वी मूव ऑन टू मोड ऑफ अ रैंडम वेरिएबल।
मॉड ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सो मॉड का मतलब क्या होगा, अगर आपके पास कैपिटल एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, जैसे अगर हम डिस्क्रीट डाटा की बात करें 5 7 7 8 7, तो इसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है उसे बोलते हैं हम मॉड। ठीक है, तो मॉड ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्या होगा, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, उसे बोलते हैं मोड। तो एक्स की उस वैल्यू को बोलते हैं मोड। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, अगर मान लो मैंने एक्स, वही सेम एग्जाम्पल हमारा हेड्स वाला, नंबर ऑफ हेड्स वाला, अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होगी, 1/4 1/2 1/4। तो हमें कैपिटल एक्स की वो वैल्यू बता, मतलब कि कैपिटल एक्स की किस वैल्यू के लिए आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। तो अगर प्रोबेबिलिटी में कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 पे निकाल लूं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है, तो ये जो 1 है ये आपके पास किसका काम करेगा, ये मोड का काम करेगा, राइट। तो मोड का मतलब क्या होगा, कैपिटल एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे उसे बोलेंगे हम कि मोड है। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस टाइप होगा तो हम उसमें डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, देन यहां से डबल डेरिवेटिव को निकाल के अगर वो वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है उस पॉइंट के ऊपर, तो वो पॉइंट आपके पास मोड होगा। जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम में करते थे उस तरीके से हम मोड निकाल लेंगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में। देन मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होगा, मीडियन का मतलब होगा कि इसे स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं हम, एक ऐसी वैल्यू, मतलब कि कैपिटल एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये इनइक्वालिटी होल्ड करे कि x लेस देन इक्वल टू m इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू m, वो हाफ के इक्वल हो। ठीक है, मतलब कि अगर हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में डिफाइन करें तो माइनस इंफिनिटी से m एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, वो m से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 के इक्वल हो। तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो कैपिटल m, एक ऐसा m जो इस वाली चीज को होल्ड करे, उसे बोलते हैं हम मीडियन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सो ये दोनों टर्म्स, मोड ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एंड मीडियन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। मोड का मतलब सिंपल ये याद रखना कि कैपिटल एक्स जिस वैल्यू के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ले रहा है उसे मोड बोलेंगे, और कैपिटल एक्स किस वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसे हम मीडियन बोलेंगे। अगर हम उसके बाद एक्सपेक्टेशन की बात करें, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन होते हैं, बेसिकली एक्सपेक्टेशन और मीन में डिफरेंस होते हैं, राइट। पर अगर हमारे पास इक्वल वेटेज हो, सबकी मतलब वेटेज इक्वल हो, तब उस केस में मीन एक्सपेक्टेशन के इक्वल हो जाते हैं, राइट। सो एक्सपेक्टेशन अगर हमें निकालनी हो, मान लो आपके पास एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये आपके पास पीएमएफ है। ठीक है, तो इस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगी, समीशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगी, राइट। अगर मान लो कि एक्स कोई रैंडम वेरिएबल था, कोई आपके पास जी ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। जी ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है। अब मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करनी है, तो ये क्या होगा, समीशन जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होगा, राइट। देन अगर हम नेक्स्ट केस डिस्कस करें, अगर एक्स आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और इसका जो आपके पास पीडीएफ गिवन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो एफ ऑफ एक्स है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगी, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये आपके पास एक्सपेक्टेशन होगी। फर्दर अगर x कोई कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, g ऑफ x फंक्शन है आपके पास, फंक्शन किसके हैं, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x, और f ऑफ x आपके पास क्या है, ये आपके पास पीडीएफ है x का, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x किसके इक्वल होगी, ये होगी इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है आपके पास, समीशन x इंटू एफ ऑफ एक्स। जब भी आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात होगी तब हम समीशन यूज करेंगे, और अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात होगी उस केस में हम इंटीग्रल यूज करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि एक्सपेक्टेशन किसी भी कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट होता है। अगर एक्सपेक्टेशन मुझे ए एक्स प्लस बी की लिखनी है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी, देन इसे स्प्लिट किया जा सकता है, ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी क्या होगा, बी होगा। सिमिलरली अगर आपके पास x कोई रैंडम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी हमेशा जीरो से बड़ा होगा। देन यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आती है सबसे इंपॉर्टेंट, मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस,
मीन का मतलब होता है आपके पास म्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसे हम बोलते हैं, जो सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होते हैं उसे हम बोलते हैं मीन। और वेरिएंस का मतलब आपके पास क्या होगा कि सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर के इक्वल होती है। इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन, आपको याद रखना है। और इसके ऑल्टरनेटिवली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो ये दोनों ही एक्सप्रेशंस वेरिएंस के एक्सप्रेशंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यूज करेंगे, ठीक है। देन अगर हम बात करें मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन का। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम 9th-10th क्लास के अकॉर्डिंगली एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने x की वैल्यू लिखी 1, 3, 5 और 7, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई, मान लो 9 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x बार की वैल्यू आ गई वो आ गई 5, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले x माइनस 5 ये डेविएशन कंसिडर कर ली, जो ये कैपिटल X है इसकी डेविएशन मीन से कंसिडर कर ली, ठीक है। तो -4, ठीक है, -2, 0, 2 और 4 ये आ गया आपके पास। तो जितनी भी डेविएशंस का सम है ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहां से एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, सम इन सबका कितना होगा, 0 के अबाउट होगा। डेविएशंस अबाउट मीन वो 0 के इक्वल होते हैं। क्या, सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन। अगर मैं ये लिखता हूं ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू, ये 0 के इक्वल होगा। कैसे, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि डेविएशन ऑफ एक्स अबाउट मीन, डेविएशन ऑफ एक्स अबाउट मीन, इस वाली टर्म का ये जो टर्म्स आएंगी इसका मीन निकाला फिर हमने, मीन डेविएशन ऑफ एक्स अबाउट मीन, इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ले और उसकी एक्सपेक्टेशन निकालें तो ये क्या होगा, तो इसका नाम देंगे हम सेकंड मूवमेंट। ये बेसिकली हमारे पास मूवमेंट्स हैं। मूवमेंट्स का मतलब होता है, मूवमेंट्स का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर आर। तो ये आपके पास क्या होगी, rth मूवमेंट अबाउट मीन, rth मूवमेंट अबाउट मीन। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने अभी कंसीडर किया था। मान लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9 आपके पास है, ठीक है। आपने सबसे पहले एक्स माइनस म्यू कंसीडर किया, दैट इज 5। देन आपने एक और कॉलम बनाया x माइनस 5 का होल स्क्वायर, देन एक और कॉलम बनाया x माइनस 5 का होल क्यूब, देन एक और कॉलम बनाया x माइनस 5 की पावर 4, और अप टू सो ऑन करते गए तो x माइनस 5 की पावर r। आपने ये कॉलम बनाया। तो जब आपने इसका मीन निकाला, जितनी भी टर्म्स ये आएंगी उसका सम डिवाइडेड बाय 5, तो उसका मीन निकाला, तो वो क्या होगा, मीन मतलब कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन। जब आप इसका मीन निकालोगे तो ये क्या होगा, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। जब आप इसका सम निकाल के इसका मीन निकालोगे तो ये होगा थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन। इसका सम निकाल के मीन फाइंड आउट करोगे तो ये होगा फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। और जब इसका सम निकाल के आप मीन फाइंड आउट करोगे तो ये होगा फिफ्थ rth मूवमेंट अबाउट मीन। सो अगर यहाँ पे जो हमने टर्म कंसीडर की थी ये आपके पास मीन थी, मतलब कि इनका जो मीन है वो 5 आ गया। अगर मैं ये मोमेंट्स मीन के अबाउट ना फाइंड करके, मान लो कोई और पॉइंट है, 0 हो सकता है वो पॉइंट, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अगर किसी और पॉइंट के अबाउट फाइंड करूं तो उसे बोलेंगे हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए की पावर r, दैट इज rth मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। सो फिर से समझते हैं ये दो कॉन्सेप्ट। हमारे पास दो नोटेशंस आएंगी बहुत फ्रीक्वेंटली हर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में, एक होगा म्यू आर, एक होगा म्यू आर डैश। तो म्यू आर का मतलब क्या होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर आर, और इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए की पावर आर। तो अगर इसे सिंपलर टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, rth मूवमेंट होगी, ठीक है, rth मूवमेंट ऑफ x, जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल x है, अबाउट किस पॉइंट के अबाउट होगी, ये इंपॉर्टेंट है, अबाउट मीन होगी ये, ठीक है। और ये rth मूवमेंट होगी ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x अबाउट पॉइंट ए, तो ये a पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होगी। अब इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे μ1, μ2, μ3 एंड μ4। तो μ1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और जो μ2 होगा वो आपके पास सिग्मा स्क्वायर होगा, वेरिएंस, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखनी है, μ1 0 के इक्वल होगा और μ2 सिग्मा स्क्वायर के इक्वल। सिमिलरली μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश, ये चार मूवमेंट्स इक्वल होंगी।
क्वेश्चन ये अराइज करेगा कि क्या हम इनको आपस में एक दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या हम μ1 डैश को या μ1 को इनके टर्म्स में लिख सकते हैं या μ3 को इनके टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कि हाँ लिख सकते हैं हम। तो वो रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास μ2 है, अगर μ2 फाइंड करना है तो आप करोगे μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। μ3 किसके इक्वल होगा, μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 टाइम्स μ1 डैश का क्यूब। लास्ट μ4 किसके इक्वल होगा, μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश की पावर 4। तो ये आपके पास μ2 μ3 μ4 ये रिलेशंस आपको याद होने चाहिए। काफी बार ये होता है कि हमें ये निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम मोमेंट्स निकालेंगे अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट ओरिजिन मोमेंट्स निकाल के हम उसको इन रिलेशंस की हेल्प से अबाउट मीन में कन्वर्ट कर देंगे। सो मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्योंकि मोमेंट के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो होते हैं स्क्यूनेस एंड कुटोसिस का। हमारे पास स्क्यूनेस और कुटोसिस दो टर्म्स हैं, तो हमें इनके कोफिशिएंट्स देखने होते हैं। स्क्यूनेस का कोफिशिएंट को बेसिकली हम डिनोट करते हैं बीटा 1 से। तो बीटा 1 किसके इक्वल होता है, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, और बीटा 2 किसके इक्वल होता है, μ4 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास मोमेंट्स ही है। बीटा 1 निकालने के लिए आपको μ3 और μ2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, और बीटा 2 फाइंड करने के लिए μ4 और μ2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ मूवमेंट है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ मूवमेंट का फॉर्मूला आपके पास ये फॉर्मूला है। मोरओवर सेकंड, थर्ड और फोर्थ मूवमेंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, देन काफी बार मूवमेंट्स निकालना जो यूजुअल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, उससे मुश्किल होता है। तो हमारे पास मूवमेंट्स को जनरेट करने के लिए एक फंक्शन होगा जिसे हम बोलेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं mx, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर रैंडम वेरिएबल कैपिटल X एट पॉइंट t। सो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। तो ये अकॉर्डिंगली कि अगर आपके पास डिस्क्रीट है तो क्या होगा, e की पावर tx इंटू एफ ऑफ एक्स, और अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो e की पावर tx इंटू एफ ऑफ एक्स। ये चेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये आपके पास अकॉर्डिंगली x के ऊपर रन करेगा। तो ये होगा mgf का कॉन्सेप्ट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पढ़ोगे जैसे बाइनोमियल, बर्नौली, एक्सपोनेंशियल, ज्योमेट्रिक एटसेट्रा, उन सब में आपको ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना पड़ेगा। देन अगर हम बात करें क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, सो इसे डिनोट करते हैं k से, k x ऑफ t से डिनोट करेंगे। ये बेसिकली होगा लॉग ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, लॉग ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अब यहां से आपके पास, क्योंकि देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन के बीच में रिलेशन है, लॉग ऑफ mgf इज cgf। तो जो हम मोमेंट्स निकाल लिया और जो हम यहां से क्यूमुलेंट्स निकालेंगे, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, सबसे पहले जो म्यू होता है वो k1 के इक्वल होता है। k1 क्या है, क्यूमुलेंट है। जैसे मोमेंट्स होते हैं वैसे क्यूमुलेंट्स होते हैं। तो म्यू k1 के इक्वल होगा, μ2 आपके पास k2 के इक्वल होगा, दैट इज सिग्मा स्क्वायर, और μ3 आपके पास k3 के इक्वल होगा, और μ4 किसके इक्वल होगा, k4 प्लस 3k2 का स्क्वायर। क्यूमुलेंट्स होते क्या हैं, तो जो हमारे पास k, जो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन है, अगर हम उसे इस फॉर्म में लिखें k1t प्लस k2 t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस k3 t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू kr t की पावर r बाय r फैक्टोरियल। तो जो t की पावर r बाय r फैक्टोरियल का कोफिशिएंट होगा ना, t की पावर r बाय r फैक्टोरियल का कोफिशिएंट, उसे क्यूमुलेंट बोलेंगे। सो k1 क्या होगा, फर्स्ट क्यूमुलेंट, k2 क्या होगा, सेकंड क्यूमुलेंट, k3 क्या होगा, k4 क्या होगा, थर्ड क्यूमुलेंट। k3 का मतलब ये कोफिशिएंट है t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का। सो kr क्या होगा, t की पावर r बाय r फैक्टोरियल का कोफिशिएंट। सो ये कंप्लीट है हमारे पास रैंडम वेरिएबल चैप्टर की कहानी। इसमें फाइनली अगर हमारे पास गामा 1 होगा तो गामा 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं k3 अपॉन k2 की पावर 3/2, और गामा 2 दैट इज स्क्यूनेस एंड कुटोसिस, तो इसे लिख सकते हैं हम k4 अपॉन k2 का होल स्क्वायर। सो ये कंप्लीट कहानी है। एक बार फिर से ब्रीफ में रिवाइज करते हैं हम इसे। सबसे पहले हमारे पास रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन में एक फंक्शन होता है, ये सैंपल स्पेस से रैंडम वेरिएबल जाते हैं। डिस्क्रीट का मतलब ये सेपरेट वैल्यूज लेगा, कॉन्टिन्यूस का मतलब ये रेंज में वैल्यूज लेगा, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज लेगा।
प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। पीएमएफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से एसोसिएट है, पीडीएफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से एसोसिएट है। जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। जो ऊपर वाले फंक्शन थे इसे हमने स्मॉल एफ से डिनोट किया था। उसके बाद क्यूमुलेटिव जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को ऐड ऑन करते हैं। उससे पहले की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उन सबको ऐड करेंगे। मॉड का मतलब कैपिटल एक्स की किस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है या जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। मीडियन का मतलब कि किस एम के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी हाफ आ रही है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन आपके पास समीशन एक्स एफ एक्स होगा या समीशन आप इंटीग्रल x इंटू एफ ऑफ एक्स होगा। सो एक्सपेक्टेशन, मीन और वेरिएंस की हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है। देन मोमेंट्स के केस में हमारे पास ये आया था कि म्यू आर को डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू की पावर r, दैट इज rth मोमेंट अबाउट द मीन। और म्यू r डैश का मतलब क्या होगा, rth मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल अबाउट एनी पॉइंट। सो इनके बीच में कुछ रिलेशंस हैं। देन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। देन मोमेंट्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा mgf। cgf का मतलब क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन विच इज द लॉग ऑफ द mgf। और यहाँ से हमने क्यूमुलेंट्स और मोमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशंस देखे हैं। फाइनली गामा 1 और गामा 2 की वैल्यू ये होगी। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम रैंडम वेरिएबल्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आप मल्टीपल टाइम देखिए क्योंकि इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। हमें इसके बाद वाले चैप्टर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इन दोनों चैप्टर्स में बेसिकली हमें ये सारी प्रॉपर्टीज जैसे एमजीएफ फाइंड आउट करना, ठीक है, वो पीएमएफ होने की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, मॉड फाइंड आउट करना, मीडियन फाइंड आउट करना, हमें ये सारी प्रॉपर्टीज देखनी है। तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर का ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या आप मुझे मैसेज